नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सुबह से ही लोगों ने दी बधाई। नेताओं ने ट्वीट के जरिए दी बधाई। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी पहली प्रतिक्रिया। बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। पहली बार ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काफी है राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर कसा तंज। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे 8 चीते। खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी आज 72 साल के हो गए हैं। इस मौके पर देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। पीएम मोदी आज अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कुनो नहर में चीतों को 70 साल के बाद फिर से बसाने के लिए छोड़ेंगे। आपको बता दें ये चीते नाम्बिया से भारत लाए गए हैं और पीएम मोदी इसके बाद प्रदेश के श्योपुर जिले के स्वयं सहायता समूह के एक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और संबोधित भी करेंगे। मोदी के जन्मदिन को लेकर 8 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा आयोजित कर रही है और इसके तहत रक्तदान शिविर भी लगाएगी, स्वच्छता अभियान चलाएगी और विविधता में एकता उत्सव बनाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की जयंती तक आयोजित होने वाले इस सेवा पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य गरीबों, शोषितों, वंचितों तक पहुंचाना और सुनिश्चित करना कि उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। शनिवार सुबह उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार, लेकिन कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इन्होंने पर रेड माली और कुछ नहीं मिला। फिर गहलोत के खिलाफ एक फर्जी जांच शुरू की और अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के हर एक नेता को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस जारी है और सिसोदिया ने अमानतुल्लाह खान का एक ट्वीट रीट्वीट करते हुए कही। बता दें कि इसमें लिखा है कि अमानत साहब #ACB पहुंचे और तलाशी ली। इस वीडियो में साफ सुना जा सके पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि तलाशी कुछ नहीं मिला। तंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाली मीडिया ये खबर चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में स्थिर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने 12वें SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के इस ऐतिहासिक शहर समरकंद में है। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद मने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच पहली बैठक उपयोगी रही। बागची ने आगे कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और चाबहार बंदरगाह के विकास में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अफगानिस्तान सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श किया। दोनों के बीच अफगानिस्तान मुद्दे पर भी बात हुई। बता दें कि ईरान खाड़ी क्षेत्र में भारत के लिए काफी समय से एक प्रमुख देश रहा है। दोनों देश दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के बीच अपने संपर्क में सुधार पर संयुक्त रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के अफगानिस्तान सहित एक प्रमुख क्षेत्रीय परागमन केंद्र के रूप में पेश करता है। ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर बलूचिस्तान प्रांत स्थित चाबहार बंदरगाह को संपर्क और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा विकसित किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काफी है। केजरीवाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है और कांग्रेस को कमजोर कर रही है। केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में पूछा गया सवाल कि क्या
मुझे कांग्रेस को कमजोर करने में जरूरत है, ये सवाल पूछा गया तो क्या राहुल गांधी पर्याप्त नहीं है? बता दें कि उनसे इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई कि क्या राजनीति प्रतिद्वंदी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस को कमजोर कर रही है और बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें करने दीजिए, सभी को अच्छा काम करना चाहिए। शुभकामनाएं। ये पूछे जाने पर कि अगर आप केंद्र में सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री बने तो क्या ऐसी चीजें होंगी? केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, जब सभी एक साथ आएंगे तो वो फैसले करेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाए तो नागरिकों को मुफ्त और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो ये तमाम बातें केजरीवाल की तरफ से सामने आ रही थी। तो सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। 70 साल बाद एक बार फिर से भारत में चीतों की वापसी हो रही है। 1992 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब दोबारा से देश में चीतों को बसाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि इसके लिए नाम्बिया से 8 चीते भारत मंगवाए गए हैं, जिन्हें आज पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। इन चीतों को सुबह करीब 11 बजे विशेष बाड़ों में छोड़ा गया है और नाम्बिया से 8 चीतों को लाने वाला विशेष मालवाहक विमान आज राजस्थान के जयपुर बजाय अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उतारा गया। 5 मादा और 3 नर चीतों को नाम्बिया की राजधानी विंडहोक से विशेष मालवाहक विमान बेंगोई 747-400 के जरिए ग्वालियर हवाई अड्डे पर लाया गया। ग्वालियर से चीतों को भारतीय वायुसेना के चिनूकू के जरिए हेलीपैड पर उतारा गया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आगे मेहनत हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी धू में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ ना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति ने उनके जन्मदिन का भी जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि रूसी परंपरा है कि हम जन्मदिन से पहले उसकी बधाई नहीं देते हैं, इसलिए आज 16 सितंबर हम आपको जन्मदिन की बधाई नहीं दे सकते हैं। पुतिन ने मोदी को प्रिय मित्र संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका जन्मदिन याद रखता हूं, मैं हर साल जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे पुराने रिश्ते नाते हैं और हम कामना करते हैं कि आपके नेतृत्व में भारत और उसके लोग समृद्धि हासिल करें। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में इतर रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। खास बात यह रही कि जन्मदिन से एक दिन पहले हुई मुलाकात में पुतिन और मोदी के बीच इसको लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को सुबह आगे बढ़ते हुए कोल्लम जिले के तटीय शहर नंदीकारा में पहुंची और पोलया थेऊ से शुरू हुई इस पदयात्रा में करीब 13 किलोमीटर की दूरी तय की गई।
राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और नंदीकारा में एक विद्यालय में गए, जहां उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की। पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ के लोग राज्य को और अधिक खूबसूरत बनाते हैं। आज सुबह यात्रा के दौरान कई लोगों से मुलाकात हुई और उनसे काफी प्यार भी मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस की सियासी जमीन को दोबारा मजबूत करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपने हमले तेज करती हुई भी नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने केरल के कोल्लम में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, तो वहीं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर भी हमला बोला। बता दें कि राहुल ने कहा कि पहले लगता था कि पूरे भारत की यात्रा मुश्किल होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा करीब 3,500 किलोमीटर की है और जिसमें से 150 किलोमीटर यात्रा कवर कर ली गई है। वहीं मोदी सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोगों के पास रोजगार नहीं तो दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। हमले तेज करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी सत्ता के लिए भाई को भाई से लड़ाते हैं, महिलाओं को दोयम दर्जे का हैं। आरएसएस और बीजेपी देश को नफरत के आधार पर विभाजित कर कुछ लोगों की जेब भर रही है। यही काम अंग्रेज करा करते थे, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं ताकि लोगों को एक साथ लाकर समाज में सौहार्द स्थापित कर सकें। यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे समर्थन से उत्साहित राहुल ने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि पूरे भारत की यात्रा मुश्किल होगी, लेकिन लोगों के समर्थन से अब ये आसान लगने लगा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भड़क गए हैं। शुक्रवार को लल्लन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुशील मोदी पर हमला बोला और उनके बयान को झूठा बताया। लल्लन सिंह ने रघुराम रंजन कमेटी को लेकर बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कह दिया और आज ही सुशील कुमार मोदी ने इस पर एक बयान दिया था। लल्लन सिंह ने शुक्रवार को सुशील मोदी को टैग करते हुए लिखा कि झूठ बोलकर पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए कम से कम बिहार के भविष्य का सौदा तो मत कीजिए। ये सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। बता दें कि 2007 में रघुराम रंजन कमेटी का गठन नीतीश कुमार जी ने नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने किया था। ये अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने बात कही है। आपको बता दें कि रघुराम रंजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को सबसे कम विकसित राज्य बताया और नीति आयोग ने भी अपना हालिया रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। फिर भी बिहार वासियों के अधिकार के विरुद्ध बात कर रहे हैं बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों के लोगों, और ना आपको माफ करेंगे ना ही आपकी पार्टी को। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अब तो विशेष राज्य की अवधारणा ही खत्म कर दिया है। नीतीश जी ने रघुराम राजन कमेटी का गठन किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के लिए भगवान का वरदान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जन्म लेने के बाद से ही उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। पीएम बड़े फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि पहले के पीएम समस्याओं को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भेजते थे। पहले के पीएम शीघ्र फैसला नहीं करते थे, लेकिन पीएम के पास हम जाते थे तो फैसला तत्काल होता है। बता दें, आज जिस तेजी से देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश की प्रतिष्ठा इतनी है कि हम उसे गिनाए तो वो कम पड़ जाए। इसके अलावा सीएम ने ट्वीट में लिखा कि देश के नवनिर्माचित में प्राण प्रण से जुटे मां भारती के यशस्वी पुत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की आत्मीय बधाई। भगवान श्री राम की आप पर सर्वदा कृपा दृष्टि बनी रहे। तो ये तमाम बातें सीएम की तरफ से सामने आ रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। यही प्रार्थना करता हूं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी घनघोर चुनौतियों के बीच भी उचित निर्णय लेने का विशेष गुण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के लीडरों से अलग बनाता है। आपका आगे बढ़कर समस्याओं से निपटने का गुण देशवासियों को एक नए आत्मविश्वास से भर देता है। तो ये तमाम बातें सीएम शिवराज ने अपने ट्वीट के जरिए कही। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को फतेहाबाद में मनाई जाएगी और इनेलो 10 दिन में सम्मान दिवस के रूप में मनाता है। बता दें कि इस रैली के लिए विपक्ष के बड़े नेताओं को किया गया है। इनेलो इस कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की है। इस तरह वो हरियाणा में अपने खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल करना चाह रहे हैं। इनेलो बीजेपी विरोधी दलों के एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है और इस कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आना तय माना जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर गुरुग्राम में ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात भी की थी। बता दें कि सम्मान दिवस रैली के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल के राज्यपाल सतपाल मलिक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल, शरद यादव, जेडीयू के केसी त्यागी जैसे नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि इस रैली को लेकर ममता ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे केसीआर ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। रैली के जरिए गैर कांग्रेसी विपक्षी मोर्चा बनाने की जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से लंपी वायरस की चपेट में आने से अब तक कई पशुओं की मौत हो गई है। इसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार एक्शन लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बताया कि अब महाराष्ट्र लंपी संक्रमित पशुओं के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी और सभी जिलों को लंपी वायरस के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं भी देगी। हालांकि इससे पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने लंपी वायरस से निपटने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया है और 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का नेतृत्व पुणे के पशुपालन आयुक्त। महाराष्ट्र में पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस को देखते हुए नांदेड़ जिला प्रशासन ने पशु बाजार पर रोक लगा दी है। पशुपालन विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र में सोमवार तक 43 पशुओं की लंपी वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इसके साथ ही पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को राज्य में टीकाकरण को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस पर बैठक करते हुए पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सतर्क और लंपी वायरस संक्रमण के निर्देश दिए हैं। सीएम शिंदे ने सभी अधिकारियों को लंपी वायरस के केसों पर भी नजर रखने के लिए कहा है, तो सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं रोकने के लिए। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नाम्बिया से भारत लाए जाने वाले आलू लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। साल 1992 में देश में चीतों को विलुप्त करार दिए जाने के बाद अब पीएम मोदी ने जन्मदिन पर 8 चीतों को भारत लाने की खबर ने लोगों में रोमांच पैदा कर दिया है। ये चीते मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल में रहेंगे। नाम्बिया से 8 चीतों को भारत लाए जाने की खबर पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अच्छी बात है कि लोग देख पाए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चीतों को लाया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ जीवित रहेंगे, ये लोग चीतों को देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों को छोड़ेंगे और भारत में चीतों का ला रहे विमान में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि उसे मुख्य कैबिन में पिंजड़ों में सुरक्षित रखा जाए और लेकिन उड़ान के दौरान पशु चिकित्सा और चीतों पर पूरी तरह से नजर रख सकेंगे। विमान को एक चीते की तस्वीर के साथ पेंट किया गया है और ये विशाल विमान 16 घंटे तक उड़ान भरने में समक्ष है और इसलिए ईंधन भरवाने के लिए कहीं नाम्बिया से सीधे भारत आ सकता है। भारतीय वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीतों को हवाई यात्रा के दौरान खाली पेट रहना होगा। लंबी दूरी की यात्रा में यह एहतियात बरतना आवश्यक है क्योंकि इससे पशुओं को मिचली जैसी दिक्कत हो सकती है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीज मौजूद नहीं है, जबकि जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत मरने वालों का आंकड़ा फिर एक बार बढ़ गया है। अब मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी मरीजों की संख्या घटकर 192 हो गई है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या घट रही है। पिछले 24 घंटों में यहां 29 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इनमें भोपाल बैतूल में 2, दतिया में 2, ग्वालियर में 1, हरदा में 2,
होशंगाबाद में 2, इंदौर में 4, जबलपुर में 1, नरसिंहपुर में 2 और राजगढ़ में 1, सीहोर में 1 और नया मामला सामने आया है। बता दें कि कोरोना से जबलपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और अब आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 10,771 हो गई है। मौत का आंकड़ा 25 दिनों से थमा हुआ है और मध्य प्रदेश में कोरोना अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा अभी भी सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। देश के रीवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, पन्ना, नीमच, देवास, दमोह, छतरपुर, सागर, शहडोल, शाहबाजपुर, उमरिया, टीकमगढ़ से फिलहाल कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज मौजूद नहीं है। मध्य प्रदेश के अधिकांश में काफी कम मरीज बचे हैं। राजधानी भोपाल में 70 और इंदौर में 38 मरीज मौजूद हैं, जबकि सीहोर में 13 पॉजिटिव मरीज मौजूद हैं। इसके अलावा शेष सभी जिलों में 10 से कम मरीज मौजूद हैं। देश में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लोग बेहाल हैं। आज भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मध्य से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, दक्षिण गुजरात, विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 17 सितंबर को यानी आज बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज भी हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से हो रही बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है और 16 सितंबर महीने का सबसे ठंडा दिन रहा। औसतन तापमान करीब 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 17 सितंबर तक आसमान में बादल छाए रहते हैं और तापमान में कुछ कमी भी दर्ज की जा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।